क्या होता है? व्हाट इज टीडीएस? तो गुड मॉर्निंग। टीडीएस की हमारी आज पहली क्लास है। टीडीएस कौन बताएगा क्या होता है? व्हाट इज टीडीएस? टीडीएस एक एक जहाँ से इनकम आ रही है वही डिडक्ट हो जाएगा इनकम में से कम रुपीज। ठीक है, ये टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जहां से इनकम हम आ रही है, जिस पॉइंट पे इनकम रेज हुई, ठीक है, वही पे हमारा टीडीएस जो है, टैक्स है, जो डिडक्ट कर लिया जाएगा और उसको जमा करा दिया जाएगा। चलो देखो, हम टीडीएस सीखने जा रहे हैं। पूरा फुल फॉर्म है टीडीएस का, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी कि कोई भी इनकम जब अराइज हुई उसी पॉइंट पे उसका एक बेसिक परसेंटेज के रेट से, जो गवर्नमेंट ने डिफाइन किया है, उसको डिडक्ट करके उस पर्सन के रेस्पेक्टिव अकाउंट्स में, यानी कि गवर्नमेंट्स के थ्रू उसके रेस्पेक्टिव अकाउंट्स में हम जमा करा देते हैं। ठीक है, यानी कि जो टैक्स है वो डिडक्ट कर लिया गया जैसे इनकम अराइज हुई। तो आज बेसिक्स क्लास है। पहली क्लास में हम टीडीएस क्या होता है, टीडीएस क्यों डिडक्ट किया जाता है, ठीक है, और टीडीएस को डिडक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, ठीक है, और फिर उसको पोर्टल के ऊपर आपको प्रैक्टिकल वर्किंग के लिए आप कहाँ से क्या से कैसे करोगे, ठीक है। तो हमारी पहली क्लास है, तो बेसिक्स के बारे में समझ लेते हैं कि क्लासेस में क्या होगा कैसे होगा, ठीक है। तो सबसे पहले समझो ऑल अबाउट टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो टीडीएस इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है, और इनकम टैक्स इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो टीडीएस इज बेसिकली पार्ट ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है। इट हैज टू बी डिडक्टेड बाय अ पर्सन फॉर सर्टेन पेमेंट मेड बाय देम। तो यहाँ से एक चीज क्लियर हो गई कि टीडीएस जो है वो एवरी टाइप की पेमेंट पे डिडक्ट नहीं होगा। एक ऑर्गेनाइजेशन किसी भी पर्सन को, या कोई इंडिविजुअल किसी भी पर्सन को या कंपनी को अगर कोई पेमेंट करती है, तो क्या सभी पेमेंट्स पे टीडीएस डिडक्ट करना है? ऐसा नहीं है, सभी पेमेंट पे टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। टीडीएस की डिडक्शंस जो होगी वो कुछ सर्टेन पेमेंट्स पे होंगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टीडीएस की जो पेमेंट्स होंगी, टीडीएस का डिडक्शंस होगा, वो किसी सर्टेन पे ही होगा। सारी ऑल नेचर ऑफ पेमेंट पे हम नहीं करते। जैसे हम नॉर्मली अगर हम किसी को कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो उस प्रोडक्ट की सेल पे टीडीएस का डिडक्शंस नहीं होता है अनटिल अनलेस वो प्रोडक्ट कवर्ड है टीडीएस या टीसीएस में। जैसे प्रोडक्ट, अगर आप एक बिल्डिंग की बात करोगे, तो बिल्डिंग एक टाइप का प्रोडक्ट भी के रूप में भी बोल सकते हैं। तो उस बिल्डिंग की स्पेसिफाइड वैल्यू अगर 50 लाख से ऊपर होती है तो ही उस केस में करते हैं। अदरवाइज नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस जब हम करते हैं, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में करते हैं, और हमने किसी को सपोज करो 1 लाख रुपए का कोई सामान खरीदा है, ठीक है, तो हमने कोई भी सामान खरीदा है, प्रोडक्ट खरीदा है, और उसे 1 लाख रुपए की पेमेंट करने जा रहे हैं, तो उस केस में उसका हम टीडीएस डिडक्ट नहीं करेंगे। सर्टेन पेमेंट्स को बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना कि किस टाइप की पेमेंट है वो, ठीक है, और उस टाइप की पेमेंट, अगर पेमेंट की कैटेगरी अगर टीडीएस के अंदर फॉल करती है तभी हम टीडीएस डिडक्ट करेंगे, अदरवाइज टीडीएस डिडक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर है? दैट मीन्स ऑल पेमेंट, business payment or other payment is not liable to deduct TDS. ठीक है, so we will discuss in detail about the TDS provision in the income tax. तो पॉइंट्स हम कवर कर रहे हैं अपनी लीगल अंडरस्टैंडिंग क्लासेस में, ताकि आपको बेसिक समझ में आ जाए कि टीडीएस क्या होता है, व्हाट इज टीडीएस, व्हेन शुड टीडीएस बी डिडक्टेड बाय एंड बाय whom, कौन टीडीएस डिडक्ट करेगा और कब करेगा, ठीक है, व्हाट इज द ड्यू डेट फॉर डिपॉजिटिंग द टीडीएस टू द गवर्नमेंट। अगर हमने टीडीएस को डिडक्ट कर लिया है, ठीक है, तो उसको हमें कब गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना है, उसको कैसे डिपॉजिट करना है, फिर डिपॉजिट करने के बाद हमें उसकी रिटर्न्स कैसे फाइल करनी है, ठीक है, और रिटर्न फाइल करने के बाद हमें उसको टीडीएस का सर्टिफिकेट कैसे देना है कि भैया हमने आपका ये टीडीएस काटा हुआ है और ये आपका सर्टिफिकेट है। टीडीएस जो सर्टिफिकेट जब इशू कर देते हैं, ठीक है, या टीडीएस को हम जब डिपॉजिट करके रिटर्न्स फाइल करते हैं, तो वो 26 एएस में व्यू होता है सामने वाले पर्सन के, जिसका हमने टीडीएस डिडक्ट किया है। तो उसे आप कैसे रीड करोगे, डाउनलोड करोगे, व्यू करोगे, वो भी हम यहाँ से देखेंगे। साथ में एसएमएस अलर्ट, ये सब बेसिकली ट्रांसपेरेंसी के लिए है। टैक्स लायबिलिटी इन केस ऑफ टीडीएस इज ऑलरेडी डिडक्टेड फ्रॉम इनकम। सो सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज टीडीएस। तो टीडीएस और टैक्स डिडक्टेड और सोर्स इज इनकम टैक्स reduced from the money paid at the time of making a specified payment such as rent, commission, professional fees, salary, interest,
बाय द पर्सन मेकिंग सच पेमेंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आप ध्यान से टीडीएस के प्रोविजन को देखोगे तो टीडीएस की जो एप्लीकेबिलिटी होती है ना वो मोस्टली सर्विस पेमेंट्स में होती है। ठीक है, किसी भी पर्सन से हमने कोई सर्विस लिया है और उसके बदले हम उसको कोई पेमेंट कर रहे हैं तो इन मोस्टली इन दैट केस ही टीडीएस राइज होता है। एक दो टाइप की गुड्स हैं उसके केस में ही सिर्फ हम टीडीएस का प्रोविजन करते हैं, जैसे बिल्डिंग वाला मैंने बताया आपको। ठीक है, बिल्डिंग के सेल पे टीडीएस काटते हैं। तो अदरवाइज मोस्टली जो टीडीएस डिडक्ट किया जाता है या टीडीएस की प्रोविजन एप्लीकेबल होती है वो किस पे होती है, हमारा जब नेचर ऑफ पेमेंट किस टाइप का होता है, सर्विस नेचर का होता है। ठीक है, क्या होता है जी, सर्विस नेचर का। तो उसमें आप एग्जांपल के रूप में ले सकते हो रेंट की पेमेंट जब आप किसी को करोगे, कमीशन की पेमेंट करोगे, प्रोफेशनल फीस की पेमेंट करोगे, सैलरी की पेमेंट करोगे, किसी को इंटरेस्ट की पेमेंट करते हो। ठीक है, तो इन तरह के पेमेंट पे, किसी को कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज की पेमेंट करते हो, तो इन तरह के पेमेंटों पे हम टीडीएस डिडक्ट करते हैं। और टीडीएस को डिडक्ट कौन करता है, जो पेमेंट कर रहा है, जो सामने वाली को पेमेंट कर रहा है। एक होता है डिडक्टर और एक होता है डिडक्टी। टीडीएस के टर्म में अगर बात करो तो एक होता है डिडक्टर और एक होता है डिडक्टी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सो पर्सन रिस्पॉन्सिबल कौन है टीडीएस को डिडक्ट करने के लिए, तो जो पेमेंट कर रहा है। तो जो पेमेंट कर रहा है उसे क्या कहते हैं हम, डिडक्टर। और जिसका पेमेंट हम काट रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, डिडक्टी। बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, तो यूजुअली द पर्सन रिसीविंग द इनकम इज लायबल टू पे इनकम टैक्स बट द गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स provision makes sure that income tax is deducted in advance from the payment being made to you। ठीक है, तो गवर्नमेंट की जो एक्सपेंडिचर्स है, बेसिकली लॉजिक बिहाइंड टीडीएस का ये है कि जो गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर है वो गवर्नमेंट के टैक्स से चलती है। मतलब जो हम लोग जो टैक्स पे करते हैं, जो इनकम अर्नर है कंट्री का, वो जब टैक्स पे करता है उस टैक्स के रेवेन्यू से गवर्नमेंट अपना खर्चा भी चलाती है या गवर्नमेंट किसी डेवलपमेंट एक्टिविटी को करती है। क्लियर है, तो जैसे हमारा जीएसटी हम पे करते हैं तो जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में जाता है और गवर्नमेंट फिर उसकी से जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होता है जीएसटी से, उससे हमारा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट काम करती है। वैसे ही गवर्नमेंट का सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग क्या है, तो सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग उसका टैक्सेशन में डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, तो गवर्नमेंट कहती है कि आप साल के जब लास्ट होंगे, ऐसा नहीं कि आप पूरा साल इनकम अर्न करोगे, इनकम अर्न करने के बाद जब अपना आईटीआर फाइल करो तो उसमें टैक्स की एसेस लायबिलिटी को एसेस करो और जब आपका टैक्स बने तभी आप हमें पे करो। तो उसके लिए फिर गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आएगा, इसलिए गवर्नमेंट ने प्रोविजन बनाया टीडीएस का, कि एटलीस्ट क्यों बनाया टीडीएस का प्रोविजन और इसको गुड्स में क्यों नहीं डाला और सर्विस में क्यों डाला, क्योंकि सर्विस के अंदर जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो ज्यादा होता है। तो गवर्नमेंट करती है कि सर्विस प्रोवाइडर जो है वो इनकम अर्न कर रहे हैं तो साथ साथ में हमें टैक्स भी थोड़ा थोड़ा देते रहे। ठीक है, हमें आप टैक्स एडवांस में दो, अगर आपका टैक्स एसेस करने के बाद नहीं बनेगा या कम बनेगा तो फिर हम आपको रिफंड भी कर देंगे। ठीक है, तो जो टीडीएस डिडक्ट किया है वो पैसा किसका है बताओ जी, वो पैसा टैक्स पेयर का ही है, वो पैसा टैक्स पेयर का है। और लेकिन उसे हम अभी गवर्नमेंट को जमा कराते हैं और गवर्नमेंट से हम चाहे तो रिफंड ले सकते हैं अगर हमारा असेसमेंट के टाइम पे टैक्स नहीं बनता है या कम बनता है। ठीक है, यानी कि उसको आईटीआर के थ्रू हम रिफंड ले लेते। क्लियर है, तो यूजुअली द पर्सन रिसीविंग इनकम इज लायबल टू पे इनकम टैक्स बट द गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स प्रोविजन मेक्स श्योर दैट द इनकम टैक्स इज डिडक्टेड इन एडवांस फ्रॉम द पेमेंट बीइंग मेड बाय यू। The recipient of income receive the net amount after reducing the TDS। तो हम किसी को अगर मान लो 1 लाख की पेमेंट कर रहे हैं और उस पर TDS एप्लीकेबल है और रेट ऑफ TDS जो है वो 10% है, तो रिसिपिएंट को कितना मिलेगा, ओनली 90,000। और 10,000 कहाँ जाएंगे, उसके टैक्स यानी कि उसके पैन अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ TDS। ठीक है, the recipient will add the gross amount to his income and the amount of TDS adjusted against his final tax liability। ठीक है, तो रिसिपिएंट क्या करेगा, अपना टोटल ग्रॉस अमाउंट वो करेगा, कैलकुलेट करेगा, उसके बाद अपनी टैक्स की लायबिलिटी को कैलकुलेट करेगा कि मुझे कितना टैक्स देना है और उस टैक्स को जो टीडीएस डिडक्ट किया गया है उससे वो एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, फाइनल टैक्स लायबिलिटी से एडजस्ट कर लेगा। अगर वो एक्सेस है तो उसको रिफंड मिल जाएगा, फिर भी शॉर्ट पड़ रहा है तो उसे फिर फर्दर डिपॉजिट करना पड़ेगा। The recipient take credit of the account amount already deducted and paid on behalf of। ठीक है, for instance, My Mentor LLP make a payment for office rent of 80,000 per month to the owner of the property। अगर कोई एक बिजनेस है
जिसका नाम है माई मेंटर्स, ठीक है, उन्होंने अगर रेंट पे कोई प्रोमाइसेस लिया हुआ है और इसका रेंट 80,000 रुपीज पर मंथ है, ठीक है, इन दैट केस टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट, सपोज दैट अभी रेट, अब जो रेट है कितना है हमारा जी टीडीएस रेंट में 10%, ठीक है, सपोज दैट टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट 10%, माई मेंटल विल मस्ट डिडक्ट टीडीएस कितना 8,000 रुपए का एंड पे द बैलेंस 72,000 टू द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है। तो माई मेंटर्स क्या करेगा, एक बिजनेस है, नेचर ऑफ पेमेंट क्या है, रेंट है, रेंट पे टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी हो जाती है, ठीक है। माई मेंटर्स क्या करेगा, टोटल 80,000 की पेमेंट नहीं करेगा, उसमें से 8,000 रुपए डिडक्ट कर लेगा 10% के रेट से, और टेनेंट को, सॉरी, ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी को कितना पे करेगा, सिर्फ 72,000 रुपए, और 8,000 का क्या करेगा, वो 8,000 वो टीडीएस के रूप में डिपॉजिट कर देगा बिफोर ड्यू डेट्स, और अपनी रिटर्न फाइल करेगा और उसमें उसके पैन के अगेंस्ट में उसको क्रेडिट दे देगा, ठीक है। यही चीज यहाँ लिखी हुई है, द रिसिपिएंट ऑफ इनकम दैट इज द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी इन एडवांस इन अबव केसेस रिसीव द नेट अमाउंट ऑफ 72,000 आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, ही विल ऐड ग्रॉस अमाउंट ऑफ 80,000 टू हिज इनकम, ठीक है, एंड कैन टेक क्रेडिट ऑफ अमाउंट ऑलरेडी डिडक्टेड कितना 8,000 बाय द माई मेंटर्स अगेंस्ट इज फाइनल टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको, क्लियर है, बहुत बेसिक चीज है। जितना अमाउंट पे करने वाले हो आप, जितने का आपको बिल रिसीव हुआ है, उस अमाउंट में से टीडीएस के रेट के अकॉर्डिंग टीडीएस डिडक्ट करोगे, ठीक है, और बाकी का अमाउंट पर्सन को आप पेमेंट कर दोगे। जो जिसको पेमेंट रिसीव हुआ है वो पूरा ही अमाउंट अपना इनकम मानेगा, ना कि जो पार्ट ऑफ टीडीएस डिडक्टेड है बिफोर आफ्टर टीडीएस डिडक्टेड उसको मानेगा। उसने 80,000 का बिल रेज किया तो 80,000 रुपए उसकी इनकम हुई, उसके अकॉर्डिंग अपनी लायबिलिटी को कैलकुलेट करेगा और 8,000 रुपए का क्रेडिट ले लेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली टीडीएस है। अब when the TDS be deducted and by whom, ठीक है, any person making a specified payment mentioned under the Income Tax Act are required to deduct TDS at the time of making such specified payment, but no TDS have to be deducted if the person making the payment is an individual or HUF whose books of account are not to be audited। अब बड़ा important point है तो ये कि क्या सभी को TDS काटना है। मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मैं अपने घर का रेंट सपोज करो 40,000 रुपए का देता हूँ, और इनकम टैक्स लॉ में लिखा हुआ है कि रेंट अगर आप पे करते हो और वो रेंट अगर 20,000 रुपए से ज्यादा है, ठीक है, किसी भी ओनर को, तो उस केस में आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। तो क्या मुझे टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा, हाँ या ना? यस, हाँ। नहीं, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मैं कोई बिजनेस रन नहीं कर रहा, ठीक है, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मैं कोई बिजनेस रन नहीं कर रहा, मैं नेचर ऑफ पेमेंट रेंट की कर रहा हूं, लेकिन चूंकि मैं एक इंडिविजुअल हूं तो मुझे टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्लियर है। अनटिल अनलेस स्पेसिफाइड प्रोविजन है कि उस रेंट का अमाउंट 50,000 से ज्यादा नहीं हो, ठीक है। जाकि मैं वो रेंट बिजनेस के लिए यूज नहीं कर रहा हूँ, तो मैं अगर जिस दिन बिजनेस यूजर हूँ ना, तभी मैं टीडीएस की लायबिलिटी के लिए के दायरे में आता हूँ, एक्सेप्ट व्हेन मैं कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ, ठीक है, या मैं अपनी रेंट की पेमेंट 50,000 से ज्यादा कर रहा हूं, ठीक है, उसी केस में टीडीएस करता हूं। वो हम आगे देखेंगे किस केस में इंडिविजुअल के ऊपर टैक्स की लायबिलिटी आती है। इंडिविजुअल का मतलब वो पर्सन जो बिजनेस नहीं कर रहा, वो पर्सन जो बिजनेस नहीं कर रहा, ठीक है। कोई भी इंडिविजुअल या कोई एचयूएफ टीडीएस को डिडक्ट नहीं करेगा अनटिल अनलेस, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि मैं एक बिजनेस रन कर रहा हूं और मेरी टर्नओवर अभी के डेट में मैं एक इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस रन कर रहा हूं, और मेरी करंट जो वो है क्या बोलते हैं टर्नओवर जो है वो टैक्स ऑडिट के दायरे में नहीं आती है। टैक्स ऑडिट का दायरा क्या है, 1 करोड़ रुपए अगर आप ट्रांजेक्शन कैश में भी करते हो और बैंक में भी करते हो, और 95% ट्रांजेक्शन अगर आपकी बैंक में है, 5% टोटल ट्रांजेक्शन का 5% ही सिर्फ कैश में है, तो आपके लिए टैक्स ऑडिट की लिमिट 10 करोड़ है। तो अगर टैक्स ऑडिट की लिमिट के अंदर हूं मैं, ठीक है, 1 करोड़ से नीचे हूं मैं, तो उस केस में भी मुझे टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं एक बिजनेस रन कर रहा हूं, सपोज करो मेरा बिजनेस का नाम है गौरव कुमार एंड कंपनी, तो उस केस में अगर मैं इंडिविजुअल बिजनेस रन कर रहा हूं, मेरा टर्नओवर लिमिट है वो भी 1 करोड़ से नीचे है, तो मैं किसी को अगर रेंट की पेमेंट भी कर रहा हूं, मान लो 40,000 का, ठीक है, उस केस में भी मेरे ऊपर टैक्स की लायबिलिटी, टीडीएस की लायबिलिटी नहीं आएगी, मतलब मैं टीडीएस डिडक्ट नहीं करूंगा। मैं किसी को कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, 1 लाख रुपए का कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज का बिल आया मेरे पास, मैं उसको 1 लाख रुपए का पेमेंट कर रहा हूँ, तो उस केस में भी मैं टीडीएस डिडक्ट नहीं करूंगा पर्सन का। क्यों? क्योंकि मेरा अकाउंट है वो अभी टैक्स ऑडिट से बाहर है।
जिस दिन मेरा ग्रॉस टर्नओवर 1 करोड़ को क्रॉस कर जाएगा और मेरी रिसीट का कैश अमाउंट 5% से ज्यादा होगा, तो मुझे उसके अगले ईयर मुझे उसके अगले ईयर क्या लेना पड़ेगा, 10 नंबर, और उसके बाद ही मैं अपना टीडीएस किसी का भी काट कर उसे डिपॉजिट कर सकता हूँ, क्योंकि टीडीएस काटने के लिए 10 नंबर की जरूरत होती है। ये वाला पॉइंट आपको क्लियर है? इसमें से क्वेश्चन पूछो किसी से, किसी को कोई क्वेरी है तो। Now, however, in case of rent payment made by the individual or HUF exceeding 50,000, यही मैंने अभी आपको बात बताई है, are required to deduct TDS even TDS at rate of 10%, even the individual HUF not liable for a tax audit. Also, such individual or HUF liable to deduct a tax audit at a 10% need to apply for 10. ठीक है, तो जो इंडिविजुअल पर्सन है, बिजनेस नहीं कैरी कर रहे हैं, रेंट की पेमेंट 50,000 से ज्यादा कर रहे हैं, तो उस केस में उसको क्या करना पड़ेगा, 10 अप्लाई करना पड़ेगा अपने इंडिविजुअल नेम पे, और फिर उसका वो रेगुलर बेसिस पे टीडीएस डिडक्ट करेगा। अगर मैं मान लो किसी को 60,000 का इंडिविजुअल हाउस रेंट दे रहा हूँ, तब उसमें मेरे घर का जो रेंट है, मैं बिजनेस नहीं करता, मैं सैलरी ऑनर हूँ, ठीक है, या मैं मेरा HUF है, मैं किसी को घर का रेंट 60,000 दे रहा हूँ, अपने घर का रेंट 60,000 दे रहा हूँ, ठीक है, उस केस में मुझे अपना एक 10 नंबर अप्लाई करना पड़ेगा, और जिसको मैं रेंट पेमेंट कर रहा हूँ ऑनर को, उसको मैं 60,000 नहीं दूंगा, उसको मैं कितना दूंगा, 54,000 रुपए ओनली, ठीक है, और 6,000 उसका टीडीएस जमा करा के रिटर्न फाइल करो। क्लियर है? Your employer deduct TDS at a income tax slab rate applicable, ठीक है, जो स्लैब रेट है सैलरी के लिए, वो अकॉर्डिंग टू स्लैब रेट चलता है टीडीएस। अगर आप उसके आपका कंप्यूटेशन करने के बाद अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है, तो एम्प्लॉयर आपका पे टीडीएस काटेगा। बैंक डिडक्ट टीडीएस एट 10% और दे मे डिडक्ट 20% इफ दे डोंट हैव पैन इन्फॉर्मेशन। फॉर मोस्ट पेमेंट रेट of TDS are set in the Income Tax Act and TDS is deducted by the payer basis these specified rate. So mostly जो TDS के रेट्स हैं वो इनकम टैक्स ने सेट कर रखे हैं, थोड़े बहुत उसमें कभी कभी चेंजेस होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, बट मोस्टली द रेट आर फिक्स्ड, ठीक है, कि आपको कितना परसेंट TDS काटना है वो भी हम क्लासेस में डिस्कस करेंगे कि किस सेक्शन में किस अमाउंट के ऊपर आपको TDS काटना है और कितने रेट से काटना है, ठीक है। तो इनकम टैक्स में ये भी प्रोविजन है कि अगर आप सामने वाला पर्सन आपको अगर पैन नंबर नहीं देता तो आप 20% के रेट से टीडीएस काटोगे, वो मैं अभी आपको आगे डिस्कस करूंगा, ठीक है। अब नाउ इफ यू सबमिट इन्वेस्टमेंट प्रूफ फॉर क्लेमिंग डिडक्शंस टू योर एम्प्लॉयर एंड योर टैक्सेबल इनकम इज बिलो द टैक्सेबल लिमिट, देन यू डू नॉट हैव टू पे एनी टैक्स। बट ये सिर्फ इस केस में एप्लीकेबल होता है जब सैलरी वाला हो। जैसे मैं एक बिजनेस ओनर हूँ और मेरे को कोई मान लो कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज की पेमेंट कर रहा हूँ किसी को, और वो कहता है मेरा टीडीएस नहीं काटो, तो ऐसा नहीं है कि मैं टीडीएस नहीं काटूंगा, वो कहता है कि मेरा टी टैक्स नहीं बनता है भाई, मेरे को मेरा टैक्स लायबिलिटी मैं 5 लाख तक ही मेरा प्रॉफिट बनता है पूरे साल में, ठीक है, तो मैं टैक्स लायबिलिटी जो मैं टैक्स देता ही नहीं हूँ तो मैं टीडीएस मेरा मत काटो। तो ऐसा नहीं है, उस केस में फिर आपको गवर्नमेंट का उनका एक सर्टिफिकेट होता है, उनको बोलो कि भैया मेरे को एक सर्टिफिकेट है 194 में, वो लाके दो, ठीक है। अगर आपको वो सर्टिफिकेट दोगे तभी मैं आपको आपका टीडीएस नहीं काटूंगा, अदरवाइज आप काटोगे। इन केस सैलरी वाले केस में अगर टैक्स लायबिलिटी नहीं आती है तो उस केस में टीडीएस डिडक्ट नहीं करते हैं। अदरवाइज लॉ में जो सीलिंग लिमिट लिखी है, अगर वो सीलिंग लिमिट से ऊपर की पेमेंट हो रही है तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना ही करना है, अनटिल अनलेस जिसका टीडीएस डिडक्ट कर रहे हो वो आपको टीडीएस नो डिडक्शंस का एक सर्टिफिकेट लाके दे, ठीक है, जो कि उसको इनकम टैक्स से मिलता है, ठीक है। क्लियर है ये वाला पॉइंट? यस सर। नाउ व्हाट इज द ड्यू डेट फॉर डिपॉजिटिंग द टीडीएस टू द गवर्नमेंट? तो हम जब भी पूरे मंथ में किसी का भी टीडीएस डिडक्ट करते हैं, पूरे महीने हम अपने 1 से लेके 30 और 30 या 31 तक की ट्रांजेक्शन्स करेंगे, जिस डेट पे ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो रही है उस डेट पे हमें टीडीएस डिडक्ट करना होता है, ये ध्यान रखना। जिस डेट में टीडीएस की अकाउंट टीडीएस का ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, जरूरी नहीं है कि पेमेंट डेट को। अगर किसी ने मेरे को सर्विस का बिल दिया है और वो बिल की को मैं आज टैली में एंट्री कर रहा हूँ, उसमें बिल डेट जो है, तो टैली में टीडीएस के साथ एंट्री करूंगा, भले मैं पेमेंट अगले महीने कराऊंगा, लेकिन उस पर्सन का टैली में बुक्स ऑफ अकाउंट जो मेंटेन कर रहा हूँ उसका डेट ऑफ डिडक्शन उसकी इनवॉइस डेट के साथ होनी चाहिए। यानी कि जो टैली में एंट्री करोगे वो, अगर मान लो आप किसी को 1 लाख रुपए का रेंट पे कर रहे हो एज ए बिजनेस पेमेंट, बिजनेस चला रहे हो और आप किसी को 1 लाख रुपए का रेंट पे कर रहे हो पर मंथ, तो उसने 1 लाख रुपए का बिल दिया आपको, विद जीएसटी दे रहा है मान लो, या विदाउट जीएसटी, सपोज करो विदाउट जीएसटी दे रहा है, तो आप उसकी एंट्री टीडीएस के साथ करोगे, यानी कि पेमेंट पार्टी को 90,000 कितनी करोगे, 90,000 की, और टीडीएस अकाउंट में 10,000 रुपए डालोगे, ठीक है। तो एंट्री भी आपको सेम डेट पे ही करनी है। पेमेंट की जो डेट होगी
इनकम टैक्स को वो कब करनी होती है? नेक्स्ट मंथ के 7th को। एवरी मंथ जो भी टीडीएस डिडक्ट किया है अगले महीने 7 तारीख तक आपको उसका टीडीएस जमा कराना है। क्लियर है? तो फॉर इंस्टेंस टीडीएस डिडक्टेड इन मंथ ऑफ जून, एग्जाम्पल मंथ ऑफ जून must be paid to the government by 7th July. However, TDS deducted in the month of March, सिर्फ मार्च के केस में, अप्रैल से लेके फरवरी तक जो भी टीडीएस डिडक्ट किया है उसके अगले महीने के 7 तारीख को आपको डिपॉजिट करना है। बट ओनली फॉर द मार्च केस आपकी जो ड्यू डेट होती है वो 30 अप्रैल होती है। यानी कि मार्च में जो भी टीडीएस डिडक्ट किया है उसकी पेमेंट आपको कब तक करनी है? 7 अप्रैल तक नहीं, उसकी पेमेंट कब तक करनी है बताओ जी? 30 अप्रैल तक। वहां फिर आपको 1 महीने का टाइम मिलता है मार्च वाले केस के लिए। अदरवाइज फॉर अदर मंथ आपको नेक्स्ट मंथ के 7 तक आपको डिपॉजिट करना होता है। क्लियर है? फॉर टीडीएस डिडक्टेड ऑन रेंट एंड परचेज ऑफ प्रॉपर्टी द ड्यू डेट इज 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ मंथ इन विच टीडीएस इज डिडक्टेड। अब एक होता है, एक और क्लॉज है कि अगर आप टीडीएस जो इंडिविजुअल पर्सन है रेंट अगर 50,000 से ऊपर दे रहा है तो उस केस में, और टीडीएस अगर आप किसी प्रॉपर्टी को खरीद रहे हो और उसकी वैल्यू 50,000 से ज्यादा उसकी पेमेंट कर रहे हो तो उस केस में भी आपको टीडीएस की डिडक्शंस करनी होती है और पेमेंट करना होता है। तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, तो प्रॉपर्टी वाले केस में और रेंट वाले केस में सिर्फ किसके लिए? इंडिविजुअल या एचयूएफ के लिए जो बिजनेस ऑन नहीं कर रहा, उनकी ड्यू डेट जो होती है जिस दिन उसने पेमेंट किया है, ठीक है, पेमेंट डेट के अगले 30 दिन के अंदर में उसकी पेमेंट वो टीडीएस डिडक्ट करा के और पेमेंट कराएगा। ठीक है? हाउ टू डिपॉजिट टीडीएस? ठीक है, तो टीडीएस इज डिपॉजिट एट सोर्स, टैक्स डिडक्टेड सोर्स हैज टू बी पेड यूजिंग द फॉर्म INC2 ITNS फॉर्म 281। दो तरह के टैक्स डिपॉजिट फॉर्म है, 280 और 281। तो 280 में हम सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करते हैं और फॉर्म नंबर 281 में क्या पे करते हैं? टीडीएस की पेमेंट करते हैं। ठीक है? हाउ एंड व्हेन टू बी फाइल टीडीएस रिटर्न। अब हमने टीडीएस को डिपॉजिट कर दिया, तो जब टीडीएस की डिपॉजिट करते हैं ना वो हम इकट्ठे करते हैं, सेक्शन वाइज एंड डिडक्टिव टाइप वाइज हम टीडीएस की पेमेंट करते हैं। इसका एग्जांपल हम अगली क्लास में समझेंगे, जो कंप्यूटेशन ऑफ टीडीएस है और फिर उसका अमाउंट कैलकुलेशन है कि किस सेक्शन में कितना परसेंट कितना आपको डिपॉजिट करना है। तो वो डिपॉजिट कैसे करते हैं उसके लिए मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा, नेक्स्ट क्लासेस में बताऊंगा। तो आपको क्या करना होता है कि जो भी टीडीएस आपने पूरे महीने डिपॉजिट किया है उसको आपको 7 तक पे करना है अगले महीने, और उसकी रिटर्न्स को क्या करना है फिर फाइल करना है। ठीक है? तो फाइलिंग ऑफ टीडीएस रिटर्न, टीडीएस डिडक्टेड एट सोर्स रिटर्न इज मैंडेटरी फॉर ऑल द पर्सन who have deducted TDS. TDS return is to be submitted quarterly and various details need to be furnished like TAN, amount of TDS deducted, type of payment, PAN of deductee, etc. Also different forms are prescribed for filing returns depending upon the purpose of the deduction of TDS. Various types of returns forms are as follow. अगर आप TDS की रिटर्न्स को देखोगे तो टोटल फॉर्म TDS की रिटर्न्स है वो अलग अलग है। अगर फॉर्म 26Q की बात करें, ठीक है, फॉर्म 26 किसके लिए होता है? ऑल द पेमेंट अदर देन सैलरी, ऑल द पेमेंट अदर देन सैलरी। उस केस में हमें फॉर्म 26Q फाइल करना होता है। ठीक है? और फॉर्म 26Q की जो फाइलिंग डेट होती है वो फर्स्ट 3 क्वार्टर के लिए तो अगले महीने की 31 तारीख होती है, लेकिन सिर्फ 4th क्वार्टर के केस में हमें जो रिटर्न्स फाइल करने की डेट मिलती है वो 31 मई तक मिलती है। यानी कि अप्रैल टू जून की डेट क्या हो गई? क्वार्टर 1 की डेट क्या हो गई? जुलाई 31। क्वार्टर 2 की डेट क्या हो गई? 31 अक्टूबर। क्वार्टर 3 की डेट क्या हो गई? 31 जनवरी। एंड क्वार्टर 4 की डेट क्या हो गई? तो 31 मई। ठीक है? लास्ट क्वार्टर के लिए हमें 2 महीने मिलते हैं। क्लियर है? अब उसी तरह से अगर हम फॉर्म 24Q की बात करें तो सेम डेट है, जो कि किस लिए यूज किया जाता है? टीडीएस रिटर्न ऑन सैलरी। कोई भी सैलरी के ऊपर अगर टीडीएस डिडक्ट करते हैं तो उसके लिए हमें कौन सा रिटर्न फाइल करना है जी? तो फॉर्म नंबर 24Q। ठीक है? और 24Q के अंदर हम टीडीएस की सैलरी की डिटेल डालते हैं और उसकी ये डेट होती है, क्वार्टर 1 के लिए 31 जुलाई, क्वार्टर 2 के लिए 31 अक्टूबर, क्वार्टर 3 के लिए 31 जनवरी और क्वार्टर 4 के लिए 31 मई। फॉर्म नंबर 27Q, TDS on all payment to non-resident except salary। किसी भी नॉन रेजिडेंट पर्सन को का अगर आप टीडीएस डिडक्ट कर रहे हो
तो उस केस में आपको उसका फॉर्म नंबर 27Q फाइल करना है, ठीक है। उसका रिटर्न कौन सा फाइल करना है, 27Q, और 27Q की वही डेट है जो आपकी 26Q और 24Q की होती है, ठीक है। नाउ फॉर्म नंबर 26QB, टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। कोई अगर आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो, कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो, ठीक है, तो उस केस में परचेजर को टीडीएस डिडक्ट करना है और उसका फॉर्म नंबर 26QB फाइल करना है, ठीक है। परचेजर को टीडीएस क्या करना है, डिडक्ट करना है और फॉर्म नंबर 26QB फाइल करना है, ठीक है, इन केस ऑफ ही इज परचेजिंग एनी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो उस केस में आपको 30 दिन के अंदर आपको टीडीएस जमा कराना है, 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच टीडीएस डिडक्टेड। सपोज करो दिसंबर का मंथ है, आज 2 तारीख को ही हमने किसी को टीडीएस की पेमेंट करी, टीडीएस डिडक्ट करा, थोड़ी किसी का टीडीएस डिडक्ट करा ऑन द अकाउंट ऑफ परचेज ऑफ ए प्रॉपर्टी, तो उस केस में मुझे अगले महीने के 30 दिन के अंदर यानी कि 30 जनवरी तक मुझे उसका टीडीएस जमा कराना पड़ेगा, ठीक है। 26QC टीडीएस ऑन रेंट इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के लिए ओनली, ठीक है। इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के लिए फॉर्म नंबर 26QC फाइल करते हैं और उसकी भी लास्ट डेट क्या होती है, जिस मंथ में डिडक्ट किया है उसके अगले महीने 30 दिन के अंदर, ठीक है। तो रिटर्न्स कौन कौन से हमारे टीडीएस के अंदर, फॉर्म नंबर 26Q, फॉर्म नंबर 24Q, 27Q, 26QB, 26QC, क्लियर है? यस सर। यस सर। पवन का क्वेश्चन था सर, टीडीएस डिडक्टेड आफ्टर कंप्यूटेशन नेट सैलरी, ये सैलरी के ऊपर जो नेट सैलरी है जो उसको आप पे कर रहे हो, ठीक है, जो आप उसको पे कर रहे हो, ठीक है, अगर वो पूरा पेबल अमाउंट जो उसको रिसीव हुआ है, ठीक है, उसको रिसीव हुआ है, वो पेबल अमाउंट अगर टीडीएस लिमिट्स को क्रॉस कर जाता है, टीडीएस लिमिट मतलब उसकी जो उसके ऊपर जब टैक्स की लिमिट को क्रॉस कर जाता है, जैसे भी टैक्स की लिमिट क्या है, 7.5 लाख तक रुपए तक कोई टैक्स नहीं है ना, तो अगर 7.5 लाख को क्रॉस करेगा तभी उसका टीडीएस डिडक्ट करोगे, अगर नहीं करता तो टीडीएस डिडक्ट नहीं करता। नेट पे और ग्रॉस पे में अंतर है, ग्रॉस पे में आप अगर एक बात करो तो ग्रॉस पे में डिडक्शन अगर सिर्फ ईएसआई का है तो आप उसे एक्सक्लूड कर दोगे, अगर डिडक्शन आपका पीएफ का है तो भी उसे एक्सक्लूड कर दोगे, अदर डिडक्शन है जैसे उसने एडवांस लिया है या उसका आप कोई बेनिफिट दे रहे हो उसके लिए पेमेंट काट रहे हो तो वो आपका इंक्लूड होगा नेट पेमेंट, ठीक है, वो डिडक्टेबल नहीं है। जैसे आप उसको परक्यूजिट्स दे रहे हो और परक्यूजिट्स को साइड से डिडक्ट भी कर रहे हो, ठीक है, तो वो इंक्लूड होगा नेट पेमेंट, ठीक है। नाउ जब भी हम टीडीएस की पेमेंट करते हैं तो उसके लिए 281 चालान भरते हैं, टीडीएस की जब रिटर्न फाइल करते हैं तो 26Q फाइल करते हैं, लेकिन जब रिटर्न्स फाइल कर देते हैं मतलब 26Q या जो भी अदर रिटर्न्स है जो फाइल कर देते हैं तो हमें पर्सन को टीडीएस का सर्टिफिकेट जनरेट करके देना होता है। फॉर्म 16 किसके लिए है, तो ऑल सैलरीड पर्सन को फॉर्म 16 मिलता है, 16A जो आप 26A में रिटर्न फाइल कर रहे हो उनको मिलता है, फॉर्म नंबर 16B एंड 26 आर ऑल अदर टीडीएस, इन सब में टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं उनके इसमें फॉर्म 16C मिलता है। तो टीडीएस सर्टिफिकेट हैव टू बी इशूड बाय ए पर्सन डिडक्टिंग टीडीएस टू द एसएससी from whose income TDS was deducted while making payment. For instance, bank issue form 16A to the depositor when TDS is deducted on interest from the fixed deposit. Form 16 is issued by the employer to the employee. ठीक है, तो जब रिटर्न्स फाइलिंग की डेट है तो भाई टीडीएस के सर्टिफिकेट को इशू करने की भी डेट है। तो टीडीएस की जो सर्टिफिकेट इशू करने की डेट है वो इस तरह से है, 16 की जो होती है यानी कि टीडीएस ऑन सैलरी ऑफ पेमेंट, ठीक है, वो हम फ्रीक्वेंसी क्या होती है इसकी, वो ईयरली होती है, ईयरली हम इसका टीडीएस सर्टिफिकेट जनरेट करते हैं और इसकी लास्ट डेट क्या होती है, तो 31 मई, ठीक है। फिर होता है फॉर्म 16A, फॉर्म 16A टीडीएस ऑन नॉन सैलरी ऑफ पेमेंट है, ये सर्टिफिकेट क्या है, टीडीएस ऑन नॉन सैलरी पेमेंट का, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्वार्टरली, और इसको कब आपको इशू करना होता है, 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। जो भी आपने रिटर्न्स की ड्यू डेट है, रिटर्न जैसे जो भी आप 31 मई 31 जुलाई का लो या 31 अक्टूबर का लो या 31 जनवरी का लो, जो भी रिटर्न्स फाइल किया है उसके बाद आपको 15 दिन के अंदर इसको ये सर्टिफिकेट इशू करना होता है, ठीक है। 16B टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी एवरी ट्रांजेक्शन, जब भी आप ये ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करोगे
और उसकी रिटर्न फाइल कर दोगे, तो जैसे ही रिटर्न फाइल किया उसके 15 दिन के अंदर आपको इसका टीडीएस सर्टिफिकेट फॉर्म 16B में देना होता है। और फॉर्म 16C टीडीएस ऑन रेंट ऑन एवरी ट्रांजेक्शन, ये भी क्या है, ऑन एवरी ट्रांजेक्शन, और उसका भी सेम लायबिलिटी है। आपको जैसे ही उसका रिटर्न फाइल किया, ठीक है, उसके 15 दिन के अंदर आपको इसका क्या करना है, सर्टिफिकेट जनरेट करना है और उसे दे देना है सामने वाले पर्सन को जिसका भी टीडीएस डिडक्ट किया है। क्लियर है? अभी तक कोई क्वेरी? सर सर्टिफिकेट जनरेट कहाँ होता है? सर्टिफिकेट जनरेट ट्रेसेस के पोर्टल पे होता है। ओके सर। आज के डेट में इनकम टैक्स के पोर्टल पे अपडेट होने में टाइम नहीं लगता। कभी कभी 1 दिन में हो जाता है, कभी कभी 2 से 3 दिन में, मैक्सिमम 2 से 3 दिन में हो जाता है। पेमेंट भी जब पेमेंट कराओगे तो हो सकता है, अब तो ऐसा हो गया कि पेमेंट अभी कराओ, 1 घंटे में रिटर्न फाइल कर दो, ठीक है। और जो रिटर्न फाइल किया है उसके बाद कम से कम 2 दिन के आसपास का टाइम लगता है। 2 दिन के अंदर आप चाहो तो सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हो, ठीक है। जब टीडीएस की पेमेंट करते हैं और रिटर्न फाइल कर देते हैं तो सामने वाले पर्सन का जो जिसका भी टीडीएस हमने डिडक्ट किया है उसको एक फॉर्म मिलता है, फॉर्म नंबर 26AS, जो कि उसके टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट है। क्या है उसका? टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट, ठीक है। तो जब टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट, बेसिकली टैक्स क्रेडिट इन फॉर्म्स 26AS, it is important to understand how TDS is linked to your PAN. TDS deductions are linked to the PAN number for both deductor and deductee. If TDS has been deducted from any of your income, you must go through the tax credit from 26AS. This form is a considered tax statement which is available to all PAN holder. Since all TDS is linked to your PAN, this form listed out the all detail of the TDS deducted on your income by each deductor for all kind of payment made to you, whether those are salary or interest income or any other income. All TDS linked to your PAN is reported here. This form is also has income directly paid to you as advance tax or self-assessment tax. Therefore, it becomes important for you to mention your PAN correctly whenever TDS is liable applicable on your income. So, ये हमारा पूरा टीडीएस के बारे में था, जिसमें हमने ये जाना कि टीडीएस क्या है, टीडीएस की लायबिलिटी कब आती है, तो सर्टेन नेचर ऑफ पेमेंट पे आती है, ठीक है। जब हमारी सर्टेन नेचर ऑफ पेमेंट राइज होती है तो उसके ऊपर ही हम टीडीएस को डिडक्ट करते हैं। टीडीएस डिडक्ट कौन करता है? तो जो पर्सन टैक्स ऑडिट में है, ठीक है। जो पर्सन का मतलब हो गया कंपनीज, प्रोप्राइटरशिप फॉर्म या कंपनीज जो टैक्स ऑडिट में है या ऑडिट में है, ठीक है। इंडिविजुअल पर्सन टैक्स ऑडिट में होता है और कंपनीज ऑडिट में होती है। तो जब भी उसके ऊपर ऑडिट का प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाता है तो उस केस में वो उसकी लायबिलिटी टीडीएस डिडक्शंस की आ जाती है। इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में ओनली इंडिविजुअल, और एचयूएफ के केस में जब वो रेंट की पेमेंट या सेल ऑफ प्रॉपर्टी की पेमेंट कर रहा होगा तो ही उस केस में इसको टीडीएस डिडक्ट करना है, ठीक है। जब भी टीडीएस को डिडक्ट करते हैं तो हम फॉर्म नंबर 281 में जमा कराते हैं और उसकी ड्यू डेट क्या होती है? नेक्स्ट मंथ ऑफ 7th को। और इंडिविजुअल के लिए जब भी उसने पेमेंट डिडक्ट करा है उसके अगले महीने विदिन 30 डेज के अंदर में उसको ये पेमेंट जमा करानी है और फिर रिटर्न फाइल करना है, ठीक है। साथ में अगर हमारा हमें टीडीएस डिपॉजिट किया है तो फिर हमें अपने रिटर्न्स को फॉर्म नंबर 26Q, 24Q या 26Q, 27Q इन सब में फाइल करना होता है, ठीक है। और जब हम रिटर्न फाइल करते हैं तो उसके बाद हमें उनको फॉर्म 16, 16A, 16B, 16C में रेस्पेक्टिव सर्टिफिकेट इशू करने होते हैं, ठीक है। और उसकी भी एक ड्यू डेट्स है। क्लियर है? और कोई भी पर्सन अपना टैक्स क्रेडिट किसी ने अगर डिडक्ट किया है और रिटर्न फाइल करने के बाद भी उसको मिला है नहीं मिला है, उसका डिटेल वो कहां व्यू कर सकता है? तो फॉर्म नंबर 26AS में, जो कि उसका टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट है। क्लियर है? यस सर। यस सर, यस सर। सर अगर कोई एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट अगर चेक किया तो उसमें क्या अपडेट हो जाता है ये सर? एआईएस में, हाँ एआईएस में भी अपडेट होती है क्योंकि एआईएस इज आल्सो लिंक्ड टू 26AS। वैसे इनकम टैक्स पोर्टल के अंदर लॉगिन करके उसके अंदर में वो शो होता होगा।
बिल्कुल, तो वो अपडेट कब तक हो जाता है वो? क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग करने के बाद। तो जैसे एनुअली इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करते हैं जब उनके अंदर उसमें शो होता है, तो ऐसा एनुअल होता है कि इन्फॉर्मेशन एआई इज बेसिकली और एनुअल इन्फॉर्मेशन सिस्टम पूरे साल में जो भी काम हुआ है वो वहां शो करेगा। पूरे साल में जो भी पेमेंट आपको की गई है, चाहे वो किसी भी नेचर की पेमेंट की गई हो, ठीक है, वो आपको वहां शो करेगा और वो अपडेटेड होता रहता है। ओके। और जैसे सर स्टॉक्स रिलेटेड जो होता है, बाय सेल करते हैं कोई, वो और सारा कुछ वहां उसमें, अपडेट होता है। ओके, तो उसमें भी टीडीएस करके अपडेट होता होगा? बिल्कुल। अब एक मैं आपको प्रैक्टिकली रूप में दिखाता हूँ। चलो, हम्म। एक अकाउंट हम लॉग इन करते हैं सबसे पहले इनकम टैक्स का। अब जब भी आप टीडीएस की बात करोगे तो टीडीएस के लिए हम पहले आपको बताते हैं पोर्टल कौन कौन सी यूज होते हैं। टीडीएस के वर्किंग में अगर हम पोर्टल्स की बात करें, एक तो होता है ये इनकम टैक्स का पोर्टल, ठीक है। टीडीएस की वर्किंग में एक होती है क्या, इनकम टैक्स का पोर्टल, और एक होता है ये ट्रेसेस का पोर्टल, ठीक है। ये दो पोर्टल हैं जो हमारे यूज होते हैं टीडीएस के काम में। क्लियर है? ओके। ठीक है। और अगर आप बात करो तो अब तो इसको मर्ज कर दिया उन्होंने, फिर भी ऐसे में इनकम टैक्स पोर्टल के अंदर ही ये चीज ट्रेस का भी आ जाता है? ठीक है। तो इनकम टैक्स के पोर्टल में जब हम लॉगिन करते हैं ना, तो यहाँ पे हमारा जो लॉगिन होता है टीडीएस के लिए, जो हमारा टीडीएस के लिए लॉगिन होता है, वो यहाँ पे हम अदर एक जैसे पर्सन का टैन नंबर डालेंगे। पैन नंबर नहीं डाल के हम क्या डालते हैं यहाँ पे, उसका टैन नंबर डालते हैं, ठीक है, और टैन नंबर डाल के इसको लॉगिन करते हैं। उसी तरह से यहाँ पे जो पे मिलता है वो इसके ट्रेसेस लॉगिन से होता है, ठीक है। तो ट्रेसेस इनकम टैक्स पोर्टल के थ्रू हम रिटर्न फाइल करते हैं, साथ में टीडीएस का डिपोजिट करते हैं, ठीक है। इनकम टैक्स पोर्टल के थ्रू क्या करते हैं हम, यहाँ से रिटर्न को फाइल करते हैं और टीडीएस को डिपोजिट्स करते हैं। क्लियर है? और ट्रेसेस की पोर्टल से हम क्या करते हैं, सर्टिफिकेट्स को जनरेट करते हैं, कॉन्सो फाइल्स वगैरह को डाउनलोड करते हैं, ठीक है। और अपने रिवीजन ऑफ रिटर्न्स को करना है तो उससे रिलेटेड भी काम यहाँ पे करके और फिर इनकम टैक्स पोर्टल पे अपडेट करते हैं। तो ट्रेसेस इज ऑल अबाउट सर्टिफिकेट्स एंड रिकंसिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ट्रेसेस का एक हम आपको जो सिखाने वाले हैं आगे आगे क्लासेस में, ये दोनों पोर्टल के थ्रू सिखाएंगे। पहले सिखाएंगे कि आपको रिटर्न्स को प्रिपेयर करके यूटिलिटी के अंदर में आपको इनकम टैक्स की पोर्टल पे कैसे रिटर्न्स को अपलोड करना है, ठीक है, पेमेंट करनी है, फिर इसको अपलोड कैसे करना है, ठीक है। और उसके बाद अपलोड कर दिया तो बाकी के जो काम होते हैं वो ट्रेसेस के पोर्टल से होते हैं। तो यहाँ ट्रेसेस के पोर्टल पे आपको कैसे काम करना है, ठीक है। तो ये दोनों पोर्टल आपका कवर्ड होगा इस इनकम टैक्स की क्लास में, ठीक है। अब सबसे पहले आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफ अभी आज जानकारी देता हूँ, ठीक है। अगर मैं किसी का भी पैन लॉगिन करता हूँ, टीडीएस डिडक्ट करने के बाद होता क्या है, कोई भी पर्सन मेरा टीडीएस डिडक्ट कर रहा है तो क्या मुझे उसका कुछ मेरे को दिखेगा नहीं दिखेगा, मैं कहाँ चेक कर सकता हूँ? किसी ने मेरा टीडीएस डिडक्ट किया है तो उसको मैं कहाँ चेक कर सकता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपना क्या करना पड़ेगा, पैन लॉगिन करना पड़ेगा। सपोज करो मैं अपना लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको ये चेक करना है कि आपका टीडीएस किसी ने डिडक्ट किया है, ठीक है, और उसने डिपॉजिट किया है या नहीं किया है, क्वार्टरली रिटर्न खत्म होने के बाद, ठीक है, क्वार्टर खत्म होने के बाद जो क्वार्टरली रिटर्न की डेट होती है 31 तारीख, ठीक है, उसको खत्म होने के बाद भी आपका टीडीएस आपके अकाउंट में डिपॉजिट हुआ है या नहीं हुआ, इसके लिए 26 एएस फॉर्म्स है और उसके लिए आपको इनकम टैक्स को लॉग इन करना पड़ेगा। तो इनकम टैक्स को लॉग इन कर लो पहले आप लोग, ठीक है। जब भी आपको चेक करना हो तो इनकम टैक्स की साइट पे जाइए, इनकम टैक्स की साइट पे जाके अपने अकाउंट को लॉग इन कीजिए थ्रू योर पैन, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करोगे बताओ? उसके बाद फिर आप ई फाइल पे जाओगे, ठीक है, और यहाँ पे व्यू फॉर्म 26 एएस होता है, ठीक है। यहाँ पे इस पे क्लिक करना, आई एग्री करके प्रोसीड करना, ठीक है। अब यहाँ पे आपका यहाँ पे आ रहा है, देखो, व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26 एएस और एनुअल टैक्स स्टेटमेंट, ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे असेसमेंट ईयर आपको सिलेक्ट करना है। जैसे अभी असेसमेंट ईयर कौन सा चल रहा है, 24-25, ठीक,
ठीक है। और यहाँ पे आपको HTML करके व्यू डाउनलोड पे क्लिक करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेरा टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट इस तरह से आ गया, जहाँ पे आ रहा है कि इन कंपनियों ने मेरा टैक्स डिडक्ट किया है। तो ये मेरी TDS डिडक्शन है, ये सारी क्या है, कंपनीज है जिन कंपनी ने मेरा TDS डिडक्ट किया है, ठीक है। और ये उनके 10 नंबर है और ये उन्होंने मुझे अमाउंट पे किया है, ठीक है। और इस अमाउंट पेड पे उन्होंने ये TDS डिडक्ट भी किया है और इतना डिपॉजिट भी किया है। तो मैं किसी ने मेरा TDS डिडक्ट किया है तो मैं यहाँ से मैच कर सकता हूँ किसने मेरा कितना TDS डिडक्ट, कितना अमाउंट पे किया है और उसने जो मुझे TDS उसने डिडक्ट किया था क्या उसने अभी तक उसने डिपॉजिट कराया या नहीं कराया है, ठीक है। उसी तरह से फिर पार्ट 2 में डिडक्शंस एट सोर्स एट फॉर्म नंबर 15G और H के लिए आती है। तो अलग अलग सेक्शंस के अंदर में जब भी आपका TDS डिडक्ट हुआ होगा वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको इसमें मिलेगी। जनरली जो पार्ट ए होता है ये में आपको फॉर्म 26 में इसमें इसके अंदर पार्ट 1 में सैलरी का और साथ साथ में आपकी अदर देन सैलरी का जो भी TDS डिडक्ट हुआ है वो सारा का सारा आपको दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। इसे चाहो तो आप डाउनलोड कर सकते हो एक्सपोर्ट PDF में, और जब इसे आप खोलोगे ओपन करोगे फॉर्म 26 आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। ये आपका फॉर्म 26 AS है, ठीक है। ये आपको ईच पार्टी की डेट वाइज पेमेंट, जब भी उसने पेमेंट आपको करी है और उसके अगेंस्ट आपको TDS डिडक्ट किया है वो ईच पेमेंट का आपको यहाँ पे डिटेल में आपको बताएगा कि अंडर दिस सेक्शन 194JB में आपका डिडक्शन क्या है, किस डेट को ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हुई है और ट्रांजेक्शन का स्टेटस बुक्ड है, डेट ऑफ बुकिंग ये है और पेमेंट कितना करा तो 12,000 करा और TDS कितना डिडक्ट किया तो 1200 किया, टोटल इसने अभी तक हमें 24,000 किया। इस तरह से आप सेक्शन वाइज और पार्टी वाइज आपकी TDS की स्टेटमेंट आपको यहाँ मिलती है, जिसको आप देख सकते हो, ठीक है। अगर आपका बैंक ने डिपॉजिट किया है, अगर आपने कोई गाड़ी खरीदी है, TCS से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है तो आपको नीचे दिखाएगा यहाँ पे, ठीक है। टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स है, यहाँ पे आपको TCS से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिखाएगा। आप जब भी कोई गाड़ी खरीदते हो तो उस पर TCS डिडक्ट होता है, ठीक है। अदर प्रोविजन में भी होता है। तो TCS और TDS से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको फॉर्म 26A कुछ इस तरह से देता है जो कि एनुअल अकाउंट स्टेटमेंट होता है, ठीक है। क्लियर है। रेट ऑफ परसेंटेज सेम होता है लोग, रेट ऑफ परसेंटेज अलग अलग है, अलग अलग सर्विसेज के लिए अलग अलग है, ठीक है। प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए 10% है, ठीक है। रेंट के लिए 10% है, लेकिन वही कमीशन के लिए 5% है, ठीक है। वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। रेट, टाइप ऑफ नेचर ऑफ पेमेंट, किस सेक्शन में फॉल हो रहा है और उस सेक्शन में किस सीलिंग लिमिट के ऊपर TDS डिडक्ट करना है और कितने रेट से डिडक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप सेक्शन जानना चाहते हो, जैसे आपको यहाँ पे कोई भी सेक्शन दे रखा है, इस सेक्शन के बारे में जानना चाहते हो यार सेक्शन है किस चीज का डिडक्ट हुआ है, तो नीचे में इन्होंने आपके रेफरेंस दे रखे हैं। इतने सारे सेक्शंस होते हैं, ये सारे सेक्शंस हैं, इन सेक्शन में TDS डिडक्ट किया जाता है। तो 194JB एक सेक्शन है जो कि कहता है TDS ऑन प्रोफेशनल सर्विसेज, ठीक है। तो ये आपको सेक्शन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पता भी चल जाएगा किस चीज के लिए मुझे पेमेंट डिडक्ट की गई है और यहाँ से सेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपका TDS डिडक्ट किया गया है तो आप यहाँ पे अपने 26AS के थ्रू आप TDS का डिटेल व्यू कर सकते हो कि मेरा TDS कितना डिपॉजिट हुआ है, ठीक है। अभी तक कितना डिपॉजिट हुआ है और किस पर्सन ने मेरा TDS डिडक्ट किया था लेकिन डिपॉजिट नहीं किया, तो उस पर्सन को आप बोलोगे कि भाई मेरा TDS डिपॉजिट किया है, ठीक है। ये आपका एनुअल अकाउंट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। AIS फाइनेंशियल ईयर 23-24, ठीक है। जैसे देखो फाइनेंशियल AIS 23 में आ गया ना, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड, बिजनेस रिसीड, ठीक है। ये सारी क्या आ रही है, बिजनेस रिसीट आ रही है और ये मुझे एक डिविडेंड मिला किससे, तो ये सारी अभी तक की जितनी भी पेमेंट मुझे किस में की गई है, अभी तक की जितनी भी पेमेंट मुझे की गई है अनन इस सेक्शन में, वो सारा का सारा आपको यहाँ पे दिखेगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो ये हमारी आज की बेसिक क्लास थी अंडरस्टैंडिंग ऑफ TDS के बारे में, ठीक है। कल की क्लास में हम TDS के रेट्स के बारे में जानेंगे, वही जो मैं आपको बता रहा था कि सेक्शन वाइज हम समझेंगे कि सेक्शन वाइज आपको TDS किस सेक्शन में कितने % पे डिडक्ट करना है और उसकी सेलिंग लिमिट क्या है। क्लियर है? ये हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। ये अपना ये जो है ना इस तरह से डिस्कस होगा, ठीक है। ये सेक्शन है, ये क्या है तो रेट ऑफ परसेंटेज है, ठीक है, और फिर अमाउंट, ठीक है। तो इस तरह से हम सेक्शन वाइज कल की क्लास में पूरा देखेंगे कि किस सेक्शन में कौन सा सेक्शन किस लिए होता है और उसके लिए हमें किस रेट पे डिडक्ट करना है, ठीक है। ये लंबी क्लास है और चलेगी, ठीक है। और भी थोड़ी बहुत चीज अंडरस्टैंडिंग वाली चीज है, तो कल की क्लास भी हमारी लीगल प्रोविजन के ऊपर ही रहेगी,
और नेक्स्ट क्लास से हम प्रैक्टिकली एक रिटर्न्स को प्रिपेयर करेंगे। पहले हम 26 क्यू को सीखेंगे, फिर 24 क्यू फोर क्यू को सीखेंगे, और एक दिन मैं आपको फिर प्रॉपर्टी वाला सिखाऊंगा। क्लियर है? यस सर। ओके सर। cái này hả phải sao cái kia lên ngoài cái đó ba đi em